नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोयला घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको आरोपी बनाया है। कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इस मामले में समन भी भेजा है। इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनमोहन सिंह को समन भेजा है। मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। घोटाला मामला, मुश्किल में मनमोहन सिंह। घोटाले में मनमोहन सिंह बने आरोपी। कोर्ट ने भेजा समन। 8 अप्रैल को होना होगा पेश। अगर मनमोहन दोषी हुए तो हो सकती है उम्र कैद। कोयला घोटाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस घोटाले पर अब मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस घोटाले में आरोपी बनाया है। साथ ही कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इस मामले में समन भेजा है। जिस वक्त कोयला घोटाला हुआ था उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। मनमोहन सिंह के अलावा हिंडाल्को कंपनी, कुमार मंगलम बिरला, पीसी पारेख समेत 6 लोगों को कोर्ट ने समन किया है। कोर्ट ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 6 लोगों को 8 अप्रैल को समन किया है। इन लोगों को 8 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना होगा। साल 2005 में जब बिरला की कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा के तालाबीरा द्वितीय और तृतीय में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, तब कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री के पास था। इससे पहले 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जज ने सीबीआई से सवाल किया था कि उसने कोयला घोटाले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन किए जाने के वक्त 2005 से 2009 के दौरान सिंह ही कोयला मंत्री भी थे। वहीं मनमोहन सिंह ने खुद को बेकसूर बताया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि कोर्ट के समन से उन्हें दुख पहुंचा है, लेकिन उन्हें सभी तथ्यों के साथ अपने मामले को सामने रखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई है कि सच सबके सामने आएगा। मनमोहन सिंह का नाम आते ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की माने तो सरकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मनमोहन सिंह के लिए परेशानी की बात यह है कि अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कोयला घोटाला मामला है, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फंस गए हैं। पहले भी चर्चाओं में थे, पूछताछ की नौबत आई थी लेकिन पूछताछ हो नहीं पाई थी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ, कुछ हद तक सच साबित हो गया, अगर आरोपी सिद्ध हो गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो हो सकता है कि उम्र कैद उनको हो जाए। कोर्ट ने समन भेजा है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया है कि दुख हुआ है मुझे जिस तरीके से समन भेजा गया है। उन्होंने तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनको बेबुनियाद बताया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा राजेश यादव जी आपसे है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कटघरे में हैं, कभी ज्यादा बोलते नहीं हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और आज समन उनको भेजा गया है कोल ब्लॉक आवंटन मामले में। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पर? सम्मन अदालत ने जो सम्मन भेजने से वो दोषी तो नहीं हो जाते हैं,
अदालत का एक नियम है, नियम के तहत उन्होंने जो सम्मन भेजा है वो सम्मन का वो जवाब देंगे। और जैसे विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार आदमी है, और देश में ज़्यादातर लोगों का यही सोच है। और जैसे उन्होंने भी कहा है, दुख तो होता ही है जिस सीट पे आदमी प्रधानमंत्री की सीट पे रहा हो और उसको इस तरह का सम्मान भेजा जाए, लेकिन समय लगता है, सच सच होता है। वो निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो अदालत को बताएंगे। और हो सकता है जो कोर्ट में पहले भी इन्होंने सीबीआई के जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी थे, उन्होंने भी सीबीआई के अधिकारियों ने जो कोर्ट में बताया था कि उन्होंने जो कोयला मंत्रालय के जो अधिकारी थे, पारेख जी और भी बहुत अधिकारी थे, उनसे पूछताछ भी करी थी। और जो पीओएम के अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ करी थी, और उनके सब निष्कर्ष निकलने पर कोर्ट को बताया भी था कि जो प्रधानमंत्री को पूछने का जो महसूस इसलिए नहीं हुआ। कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी हुई है, इस बात को तो आप मानते हैं? वहाँ की इस बात को आप मानते हैं या नहीं? ना राजेश, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? पहले सवाल का जवाब, घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। आप राजेश जी सवाल का जवाब। विघ्नेश जी पूरी बात मैंने आपकी सुनी है? नहीं, मैंने आपकी सुनी है ना, ठीक है, मैं इसी पे ही बता रहा हूँ। सवाल मैंने पूछा है, मैं इसी पे ही बता रहा हूँ। कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी हुई थी या नहीं? कोल ब्लॉक आवंटन किनकी सिफारिश पे हुए? वहाँ के मुख्यमंत्री की सिफारिश पे हुए। मुख्यमंत्री ने लेटर बाकायदा केंद्र को भेजा, और जो उद्योगपति थे, जो कंपनियां थी। डिपार्टमेंट का मुखिया कौन था उस समय? मुखिया प्रधानमंत्री थे। फिर तो डिपार्टमेंट के मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अगर आप सपोज कीजिए आप किसी डिपार्टमेंट के, आपका चार्ज है उसका आपके पास, उसकी निगरानी है आपकी नजरों में, आप निगरानी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या आपको उसका संदेह नहीं होगा? क्या जानकारी नहीं होगी? क्या आपको पता नहीं होगा? आपसे बिना पूछे सब कुछ हो जाएगा ना? या फिर अगर आपकी निगरानी नहीं है, अगर आपकी नजरें उस पर नहीं है, तो ये आपकी लापरवाही है फिर, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से निभा नहीं रहे हैं। निगरानी है, निगरानी क्यों नहीं है? और निगरानी के बाद ये कांड कैसे हो गया? राजेश जी, सवाल ये उठ रहा है सबके जहन में, क्योंकि जब हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था तब मुखिया खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इसलिए कटघरे में आज। ठीक है, तो हिंडाल्को को मुख्यमंत्री ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी थी। क्या बात कर रहे हो? कैसे कह रहे हैं आप? सरकार मुख्यमंत्री चला रहे थे, प्रधानमंत्री चला रहे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किए जा रहे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चला रहे थे सरकार को? सरकार तो प्रधानमंत्री चला रहे थे, और वो समय कोर्ट ने कहा है, अभी थम जाइए, 93 से बोला है, 93 से जो आवंटन हुए हैं, शर्म का दिन है, शर्म का दिन आपको होगा। बिल्कुल है, मुझे है, मेरे देश का प्रधानमंत्री को कोर्ट सम्मान कर रही है, बिल्कुल है, मुझे शर्म, आपको नहीं है। 1993 से कोर्ट ने बोला है, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, 1900 कोर्ट ने बोला है कि 1993 से जो भी आवंटन हुए हैं वो गलत हैं, कोर्ट ने बोला है। ठीक है, ये आपकी बात हम मानते हैं। हाँ। लेकिन 2005 और 2009 के दौरान हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन किया गया, उस समय जो चार्ज था वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ में था, और इसी को लेकर 2005-2009 के दौरान जो हुआ है, इसको लेकर समन भेजा गया है। 1993 की बात नहीं हो रही है इसमें ना, 1993 की 93 की बात नहीं कर रहे हैं, जो समन भेजा गया है जिस ईयर को लेकर, मामले को लेकर, उसकी बात हो रही है। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ये चार्ज था, उनके पास ये डिपार्टमेंट था। हाँ, मनमोहन सिंह के पास था, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं इस समय की बात हो रही है, उस समय जो जैसे कैग ने भी बताया, जैसे कोर्ट ने भी बताया, कोर्ट में मैटर चला गया था कि भाई ऐसे ऐसे है, जब संज्ञान में आया तो रद्द भी तो करा था, रद्द नहीं हुआ है क्या? ये रद्द भी तो हुए। रद्द नहीं करना था क्या? तो रद्द करें, कहीं जो कमी ठीक है, कोई भी होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात एक लाइन पे बात कीजिए ताकि सबको समझ आए। मैं लाइन पे मैं आ रही हूँ आपके पास, दूसरा सवाल पूछूंगी। क्या कहना चाहते हैं आप मुकेश वाजपेयी जी? देखिए, इसमें कह रहे हैं कि वाली कोई बात नहीं है, इसमें तो आज कोर्ट ने
माननीय जो स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, उसने स्वयं ऑटो सम्मन भेजे हैं। सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी उसमें, लेकिन उस को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्लोजर रिपोर्ट को। दोबारा से कोर्ट ने पूरी 75 पेज का ऑर्डर है, माननीय अधिवक्ता जी वकील साहब बताएंगे, 75 पेज का ऑर्डर है। आप देखेंगे उसमें एक एक लाइन में, हर लाइन में वो पूरा का पूरा दिया हुआ कि क्यों इनको सम्मन भेजे जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सम्मन भेजने का मतलब है कि आप एक टाइम के बाद 8 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना बिल्कुल, और उस समय बेल करानी पड़ेगी उनको, वहां उसी कोर्ट से बेल भी लेनी पड़ेगी। तो ये तो शर्म के बात है ही है। दूसरी बात, जहां तक बात रही कोल आवंटन में, इनका ये कहना कि नहीं जी प्रधानमंत्री की छवि अच्छी, सब कुछ अच्छी। नहीं, राजेश जी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं कि सीएम ने ये सब किया उस समय, तो पीएम का इसमें कुछ नहीं था, सीएम का हाथ था। अरे बात पीएम और सीएम, आप गवर्नमेंट कौन चला रहा था, क्यों सीएम की मान रहे थे आप? अरे आप मना कर रहे थे। बता रहे हैं कि ये बढ़िया आदमी आप है, क्या हो रही है? एक वहां का जिम्मेदार व्यक्ति उस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी की सिफारिश करता है। ऐसी गलत बातें? जब जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री उस प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री कहता है कि ये बढ़िया आदमी है, सिफारिश करता है, हिंडोंको को दे दिया। हिंडोंको को पहले यूपीए गवर्नमेंट ने मना करा है, उसके बाद उसने कुमार मंगलम बिरला ने 2 लेटर लिखे, और दोनों लेटर को लिखने के बाद पीछे से किसने क्या बोला, मनमोहन सिंह जी ने ओके कर दी पूरी फाइल, अलॉटमेंट करा दिया उनको। आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आप देखिए आपकी गवर्नमेंट में होता क्या था। जयंत नटराजन इनकी मिनिस्टर थी, वो खुद क्या अभी उन्होंने बोला हमारी मिनिस्टर 10-15 दिन पहले आपकी पार्टी में है, राहुल जी और सोनिया जी के कहने पे काम होता था, उनके कहने पे काम बंद होता था। क्या बात कर रहे हैं यादव जी? आपने क्या शर्म आनी चाहिए? आज देश को ये देखना पड़ा है। आप क्या प्रलोभन दिया आपको नटराजन जी को, और 1 साल तक हमें क्या जरूरत पड़ी प्रलोभन देने की? आपने कृष्णा तीरथ की बात कर रहे हो, कृष्णा तीरथ को आप, अरे हमको क्या जरूरत पड़ी है आपकी पार्टी में इस समय? राजेश जी सवाल ये है कि सबसे बड़ी जो चकित हुए हैं लोग कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन भेजा गया है, वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर समन भेजा गया है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा, और वक्त लगा है इसमें वक्त लगा है इसमें। राजेश जी समझिए, इतनी जल्दी समन नहीं भेजा है, और आरोपी के तौर पर कोर्ट में इनको 8 अप्रैल को पेश होना होगा। कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। ठीक है, आ रही हूं मैं आपके पास। मुकेश आनंद जी, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर आप मौजूद हैं यहाँ पर। जिस तरीके से समन भेजा गया है, 6 लोग इसमें शामिल हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की? देखिए, 1-2 चीजें मैं बता दूं। ये पूर्व प्रधानमंत्री को समन, इससे पहले प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए नरसिम्हा राव को भी समन भेजा गया था, वो लखू भाई पाठक का केस था, लेकिन उसमें व्यक्तिगत आरोप लगे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें ये बहुत ही अलग किस्म का मामला है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कुमार मंगलम बिरला और पीसी पारेख को भी समन भेजा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जिस तरह से ये लग रहा है, ये सिर्फ इस बात का मामला नहीं है कि आपने इस चीज़ को देखा नहीं प्रधानमंत्री रहते हुए, ये तो है ही, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अगर वहाँ प्रिसाइड कर रहे थे, लेकिन अगर आपने देखा नहीं तो ये लापरवाही है। आईपीसी में ये अभी तक क्राइम हुआ नहीं है। इसमें इससे भी गहराई तक बात गई है। कुमार मंगलम बिरला ने 2 चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कोल ब्लॉक आवंटन कर दिया जाए। उन चिट्ठियों के आधार पर या इतर कारणों से ये कोल ब्लॉक आवंटन किए गए एज पर द लेटर। उस आवंटन से देश को नुकसान हुआ है। ये सबसे डिफाइन, कोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि देश के ट्रेजरी को लॉस हुआ है। और जब कोई भी आरोप लगाए जाते हैं, समन भेजा जाता है, तो उस पर एक सस्पिशन होता है। सस्पिशन, इतने मटेरियल होते हैं उस पर जो सस्पिशन रेज करें कि देश को नुकसान हुआ है। भले ही बाद में वो कैंसिल कर दिया गया होगा, लेकिन जिस समय ये एलोकेट किए गए, इसका कोई तार्किक कारण नहीं था और इससे देश को लॉस हुआ है। और ये ऐसी बात नहीं थी कि ओवरसाइट से हुआ है, आपने मैनेजमेंट नहीं किया, क्योंकि चिट्ठियाँ थी, चिट्ठियों पर नोटिंग की गई थी पारिक साहब से और प्रधानमंत्री के सामने लाया गया था उसको। इसके बावजूद भी ये काम हुआ है। तो इनके पॉजिटिव एक्शंस हैं, ये सिर्फ ओमिशन का मामला नहीं है कि आपने कार्रवाई नहीं की, उसमें पॉजिटिव कार्रवाई की, आपकी नॉलेज में ये था और फिर भी ये काम हुआ है। इसलिए ये इसकी संभावना है कि इसमें देश को नुकसान हुआ है आपके एक्शन से, जो आपकी जिम्मेवारी थी कि ना हो। इसी के प्रधानमंत्री या किसी भी इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि कितनी परेशानी
पूर्व प्रधानमंत्री की बढ़ सकती हैं इसमें? देखिए 409 जो सेक्शन है वो 406 से शुरू होता है। किसी को भी जब आप इंटरेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ जिम्मेवारी देते हैं, बैंक को देते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं कि आप मेरा सामान रखिए, तो उनकी जिम्मेवारी है कि गुड फेथ में उसको अच्छे से रखें। देश की जिम्मेवारी मिनिस्टर को दी जाती है। 409 जो है वो एक बड़ा है 406 से, क्योंकि ये बहुत ही गहरी जिम्मेवारी होती है, भारी जिम्मेवारी होती है, तो इसीलिए इसमें उम्र कैद का प्रावधान है। तो अगर ये बात सिद्ध हो गई कि ये इनकी जानकारी में थी, उन चिट्ठियों के आधार पे एलोकेट किया गया, ये अगर कोर्ट में सिद्ध हो पाया तो इनको सजा हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें रिटन प्रूफ है, वो प्रूफ है सफिशिएंट है या नहीं है ये आज नहीं कह सकते, लेकिन इतने जरूर हैं कि इन पे आरोप बनता है प्रथम दृष्टया, और इनको इस बात का एक्सप्लेनेशन कोर्ट में आके देना पड़ेगा कि कैसे ये मामला नहीं बनता। अब गेंद इनके पाले में है, किस तरह से ये इसको प्रूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, उस पर सारी कार्रवाई आगे चलेगी। लेकिन आज के डेट में इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और इनको इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर ये नहीं दे पाए तो इनको सजा हो सकती है, यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल जिस तरीके से समन भेजा गया है, इसमें 409 के साथ 120B भी लगा हुआ है, जिसको आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान ये चार्ज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था, और जिस तरीके से लेटर गए, जानकारी थी। अगर जानकारी थी, भले ही आपके पास उसका हिस्सा पहुंचा या नहीं लिया आपने, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास जानकारी थी, आप मुखिया थे उसके। अगर मुखिया होने के बाद भी अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी भी मुखिया की ही जिम्मेवारी है। वो आपके पास वो धन सुरक्षित रखा हुआ है, देश आपके हाथों में सुरक्षित रहना चाहिए। अगर वहां पे धन का सरकार को लॉस हुआ है तो उसके जिम्मेवार वो होंगे जिनके कारण से वो लॉस। और मुकेश आनंद, दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि देश को नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है कि अपने आप में अपराध है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या फिर आम व्यक्ति हो, उसकी वजह से देश को नुकसान होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है। ये एक नए न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, क्योंकि ऐसे मामले बहुत सारे हैं जहां पे राजनीतिक नेताओं, किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के रूप में नहीं कह रहा, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनके कारण देश को नुकसान हुआ है। तो अगर ये परंपरा स्वस्थ शुरू होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय राजनीति में। पीयूष पंत जी, इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक सवाल ये भी जहन में है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, खामोश रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने बोला नहीं है और बेईमानी का धब्बा उन पर नहीं लगा, लेकिन ये जो कोयला की काली का उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अब समन भेजा गया है 8 अप्रैल को, एक आरोपी के तौर पर वो पेश होंगे। वहां पर तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि उनके पास चार्ज था। अगर वो मना करते हैं तब भी किसी को विश्वास नहीं होने वाला इतनी जल्दी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो उनकी एक छवि रही है या जो छवि गढ़ी गई है, अगर मैं कहूँ कि गढ़ी गई है, तो निश्चित रूप से ये जो उनको समन आया है तो एक उन पे कहीं ना कहीं वो छवि उनकी खंडित होती है, क्योंकि भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई इस तरह का काम न किया हो, लेकिन कम से कम जो जिस तरह से उन पे जो महकमा था उनके पास, उसमें कोई भी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसके हेड की होती है। ये निश्चित रूप से है, क्योंकि अगर आप भले ही कितने ईमानदार हो, लेकिन आपके मातहत जो लोग हैं अगर वो चोरी कर रहे हैं, अगर वो बेईमानी कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो माहौल आप ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप आंखें चुरा रहे हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हाथ का ठिकरा कप्तान के सिर पर ही। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी टीम अगर हारती है तो भले ही दूसरे प्लेयर खिलाफ खेलते तो कप्तान अच्छा खेला हो, लेकिन वो जो है ठीकरा फूकता है कप्तान के ऊपर कि उसके नेतृत्व सही नहीं था उसका। तो वही बात यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, किसी भी विभाग का जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो विभाग किस तरह चल रहा है। वहां कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो अंतिम जिम्मेदारी जो है विभागाध्यक्ष बनती है। तो उस नाते मुझे लगता है भले ही मनमोहन सिंह कितने भी ईमानदार रहे हों, लेकिन अगर उनके ईमानदारी के होते हुए भी अगर ये देश को नुकसान हुआ है, जो देश को रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और वो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट में मंत्रालय की वहां से गड़बड़ियां हुई हैं, तो वो जिम्मेदारी उनकी बनती थी। और अगर सीबीआई कोर्ट ने इसको देखा है कि कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ी वो भी उसमें रहे हैं या उन्होंने ओवरलुक किया है उस चीज़ों को, और तो वो टेक्निकल जो भी ग्राउंड रहा हो उसके आधार पे आज कोर्ट ने उनको समन जारी किया है। सर, एक सवाल जो जहन में उठ रहा है कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, वो अपनी ईमानदारी के साथ सौदा कभी नहीं कर सकता। अगर उसको थोड़ा सा भी ये पता चलता है, जरा सी जानकारी आती है कि इस वजह से देश को नुकसान होगा, खतरा पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं वो आवाज बुलंद करेगा। आप इस बात को तो मानते होंगे कि ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं कर सकता। अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करता। यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, अपनी ईमानदारी और देश को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है।
व्यक्ति अपनी ईमानदारी तो देखता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं, लेकिन किसी और के काम से, और जो अगर मैं उस काम को रोक सकता हूं, देश को नुकसान हो रहा है, तो वहां पे वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये नैतिकता बहुत बड़ी होती है। और इसमें कभी कभी आदमी जो है गलतियां करता है और उसको नहीं करता, अपनी ईमानदारी तो बचाए रखता है, लेकिन उसकी ईमानदारी के बावजूद जो है, जो दूसरे अगर बेईमानी कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके, और वो नहीं रोकता है, तो वो ये गड़बड़ी कर रहा है, और ये यहाँ पे वो गलत करता हुआ पाया जाएगा, फिर उसकी ईमानदारी किसी मतलब की नहीं है। भाई आपने तो अपने जो है कि दामन में दाग लगने से बचा दिया व्यक्तिगत रूप में कि भाई हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री भी हैं, आप पूरे देश को चला रहे हैं। अगर पूरे देश में दंगे फसाद होते हैं तो जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री की होती है। अगर देश में जो है भ्रष्टाचार फैलता है तो जिम्मेदारी जो है कि प्रधानमंत्री की होती है। लेकिन अगर खुद वही मंत्रालय का भी अध्यक्ष हो और उस मंत्रालय में इस तरह के एलोकेशन में गड़बड़ियां हुई हो, तो निश्चित रूप से ये, और सर ये कोई छोटा मामला नहीं है कि पर्दे के पीछे से खेला जाता रहा हो, ये छोटा मामला नहीं है, ये सबकी निगाहों में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय के ये। एक बात मैं बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया या उन्होंने कुछ अवांछित लाभ लिया है, कुछ नहीं, लेकिन अगर उन पे दबाव भी था, जैसा कि ये खबरें भी हैं और इस तरह का है, तो कम से कम वो दबाव को वो रेसिस्ट कर सकते थे और कह सकते थे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप भले ही मुझे पद छोड़ना पड़े, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। तब आपको लगे कि हाँ भाई देश के लिए और देश के लिए आप सोच रहे हैं। वहां तो वो अपनी, मुझे लगता है कि अगर आप वो दूसरी तरह सोच रहे थे तो वो अपनी कुर्सी के लिए सोच रहे थे, वो उस पद से बने रहना चाहते थे। राइट, ऐसा भी कौन सा दबाव जो देश के हित में नहीं है, जिसमें देश को नुकसान हो रहा है, आप प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके आप इतना नहीं कर पाए? जाहिर सी बात है। जी मुकेश वाजपेयी जी, आप कुछ कहने। देखिए, आपने ईमानदारी की परिभाषा पंत जी ने बड़े अच्छी तरीके से दी। यहाँ पे ईमानदारी वर्सेस वफादारी का सवाल आ गया था। ईमानदार तो मनमोहन सिंह रहे होंगे, बिल्कुल थे, हम भी मानते हैं, लेकिन वफादारी को क्या करते हैं वो जिनके जो बेईमानी कर रहे थे उनके लिए वफादारी भी निभानी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसलिए बनाया गया था। तो कांग्रेस वाले ये सोच के कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, प्रधानमंत्री ईमानदार है, अब वो सारी ईमानदारी चली। और मैं कह रहा हूं कि ये जो पूंजी मनमोहन सिंह जी ने कमाई है, जो उनके विरोधी भी उनको ईमानदार कहते हैं, अगर इस पूंजी को बचाना चाहते हैं तो सच बता दें कोर्ट में आके, 8 तारीख को कोर्ट में आके बता दें कि किस दबाव में, किसकी वफादारी के लिए काम होते रहे और चुपचाप देखते रहे, चुपचाप बैठे रहे। आपने जो अभी आवंटन अभी करा है, इस समय करा है, तो ईमानदारी के ऊपर वफादारी हावी थी। ईमानदारी वफादारी उसी को जीत गई। 1 से 8 रुपए में कर रहे हैं, कहाँ की ये आप एक पेन यही 3000 का है और वही पेन आप दूसरे को 1 से 8 रुपए में दे रहे हैं। अब देखना सही, आपका भी अभी नोटिस आने वाला है। आपने शायद रिपोर्ट नहीं देखी है, जो हाल ही में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है उसमें फायदा हुआ है, रिपोर्ट आई है सामने। आपने फिर नहीं देखी है, आपने जो 1 से 8 रुपए में इन्होंने जो आवंटन करा है, एक खान तो आप दे रहे हो 3000 से ऊपर के रेट में, दूसरी दे रहे हो 1 से 8 रुपए में। अब ये कह रहे हैं कि वहां बोली लगाने वाला नहीं आया दूसरा कोई उद्योगपति, ऐसा हो सकता है? वो भी हमारे पास प्रूफ है, कोर्ट में दिखाएंगे हम भी कि तो बोली लगाने वाले इस पर भी एक बहस रखेंगे। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन राजेश जी, जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं वो सवाल ये है कि दूसरे के कर्मों की सजा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भुगत रहे हैं। कौन है वो दूसरे, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आखिरकार गाज गिर ही गई। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, सवालों के घेरे में मनमोहन सिंह थे। अब समन उनको भेजा गया है। 8 अप्रैल को आरोपी के तौर पर उनको कोर्ट में पेश होना होगा। और भी नाम शामिल है इस लिस्ट में और सबको पेश होना होगा आरोपी के तौर पर। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप हैं, लेकिन लोगों को सवाल यह समझ नहीं आ रहा है कि जब चार्ज आपके हाथ में था, डिपार्टमेंट के मुखिया आप थे, फिर आपको क्या भनक इतनी सी भी नहीं लगी? क्या लेटर आपको नहीं मिला? मंजूरी फिर आखिर किसने दी? आपने नहीं दी तो फिर किसने दी? ये तमाम सवाल है जो जहन में घूम रहे हैं। राजेश जी, विपक्षी सवाल ये उठा रहे हैं कि दूसरों के कर्मों की सजा आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भुगत रहे हैं। ना, विपक्ष का तो काम है ये सब चीजें। विपक्ष अगर ये नहीं कहेगा
कि आरोप नहीं लगाएगा तो किस बात का विपक्ष? विपक्ष का तो ये कहना है ही, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है उस संबंध में जो वो अपना बयान देंगे वहाँ, और बयान अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है आपका बयान ठीक है और वो वहाँ से ठीक है, फिर ये जो आरोप लगा रहे हैं फिर क्या होगा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। उस स्थिति में ये क्या करेंगे, कहाँ मुँह दिखाएंगे फिर? आपने मुकेश आनंद जी की बात सुनी? मुकेश आनंद जी की बात सुनी। मुकेश जी ने कहा, जो मैंने सुनी इनकी बात, ठीक है, उन्होंने अगर उन्होंने कहीं दोषी हो जाते हैं जब उन्होंने बताया मुकेश जी ने, और दोषी नहीं होते। आपने आधी बात सुनी। मुकेश जी ने कुछ लेटर की भी बात कही कि जिसकी जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को थी ना। लेटर दिए, लेटर के जो सस्ते कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए सस्ता नहीं लिखा है जी, सस्ता नहीं लेटर में। आप बताइए सस्ता लिखा होगा किसी ने? सस्ता क्या नहीं, आप बताइए। ना कोई सिफारिश करता है तो सस्ता कैसे कोई सिफारिश करे, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ कोई सिफारिश करता है तो वो लिखता है ये कंपनी अच्छी है, इसको ये मतलब करें, वो नॉलेज में डालता है। जैसे सीएम ने वहां डाला, किसी उद्योगपति ने डाला, तो हो सकता है वो नॉलेज में डाला हो कि ये कंपनी अच्छी है, रेपुटेड है, मतलब कहीं भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी। तो ये हो सकता है इस तरह से। मैंने देखा नहीं है, एक मैं अंदाज लगा सकता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, मुकेश जी ने पढ़ा होता है। आपको पता नहीं है तभी मैं मुकेश आनंद जी से। देखिए, इसमें लेटर को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं है, लेटर लिखा गया है, उसमें रिकमेंड किया गया है। प्रॉब्लम ये था कि जो प्रक्रिया प्रिस्क्राइब्ड थी वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कई जगह उसमें कटिंग्स हैं, तो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उसके साथ अगर आप लेटर को जोड़ के देखते हैं, एक तरफ तो आप प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लेटर है और एज पर लेटर रिकमेंडेशन आपने किया है, तो इससे प्रथम दृष्टया ये तो बनता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर सारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता या कोई लेटर नहीं होता या लेटर इनकी जानकारी में नहीं होता तो फिर शायद मामला कुछ और होता। चिट्ठी आई है, चिट्ठी के साथ ये भी एक फैक्ट है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है कि आपको ओपन टेंडर देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए था मार्केट में, ये नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और ये प्रक्रिया का ना पालन करना, उसके साथ अगर आप इस लेटर को जोड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि लोगों ने इसको प्लान किया है कि लेटर लिखें और फिर प्रक्रिया का पालन ना हो, जिससे कि सारे लोग वहाँ पे ना आ सकें। जब सारे लोग नहीं आएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं क्योंकि बोली नहीं लगेगी, तो इससे भारत सरकार को लॉस हुआ है। राजेश जी, यही सवाल सबके जहन में घूम रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। इसमें एक और चीज है कि जब वो अपने, जैसे राजा साहब आए अपने डिफेंस के लिए, जो उस समय के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह के नॉलेज में ये बात थी। लीगल टर्म्स में इसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं। जो कोई भी एक्यूज पकड़ा जाता है तो बताता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। जरूरी नहीं कि उस समय सब बात कोर्ट को मालूम हो। तो जब मनमोहन सिंह जी आएंगे तो वो एक्सप्लेन करेंगे अपना, उनका क्या पोजीशन है, कैसे उन्होंने इस बात को किया, तो हो सकता है उसमें कोई और नाम आए, इसकी संभावना है। और उनके खिलाफ भी ऐसे आरोप चल सकते हैं जैसे राजा के बाद मनमोहन सिंह के। और मुकेश आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि कोर्ट की निगाहें पहले भी थी। कोर्ट ने बकायदा सीबीआई से पूछा था कि आपने इसमें तब के जो डिपार्टमेंट के हेड रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्यों पूछताछ नहीं की गई जब ये मामला आया? ये तो तब डायरेक्टर रहे, उन्होंने कहा कि नहीं ये उचित समय नहीं है, इसलिए पूछताछ नहीं की गई, और उस समय सीबीआई भी कटघरे में खड़ी हुई थी। देखिए, इसका एक तमाम सवाल उठाए थे विपक्षियों, लग रहा था चाल चलन से एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अभी तक ये चलता आया कि कोई भी लॉस हो, कुछ भी हो जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस तक हाथ ना पहुंचे। अभी तक ये प्रक्रिया चल रही थी। ये जो न्यायिक प्रक्रिया पहली बार हुई है, ये अपने आप में न्याय के इतिहास में एक नई बात होगी, जहाँ पे कि आपने जो अगर कोई ओमिशंस किए हैं या आपने किसी चिट्ठी के आधार पर प्रक्रिया में फेरबदल किया है तो आपको भी अकाउंटेबल माना जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सारी पार्टियों में, कई पार्टियों में ऐसे लोग हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने ये किया है। कर्नाटक में भी पहले हुआ है, उन पे आरोप लगे। बिहार में लालू यादव के खिलाफ तो चार्ज सिद्ध ही हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मधु कोड़ा हैं झारखंड में जो मुख्यमंत्री थे, उन पे आरोप चल रहे हैं। तो अपने पद के दुरुपयोग करने के पहले लोग बोलते नहीं थे, बिल्कुल पता है सबको, बाई एंड लार्ज सब जानते हैं कि अगर इन पे जिम्मेवारी है और इन्होंने नहीं किया है तो इनके खिलाफ चलनी चाहिए। सिर्फ आप राजनीतिक आरोप से काम नहीं चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया में भी उसको आना चाहिए। तो पहली बार ये अगर सिद्ध होता है और इसमें नई चीज़ें निकल के आती हैं तो भारत के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जी। मुकेश वाजपेयी जी, क्या आप मानते हैं कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तेमाल किया गया, ये डिपार्टमेंट उनको देकर? देखिए,
चाहे इस्तेमाल किया गया या उनकी खुद इन्वॉल्वमेंट थी, इससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। विषय ये है कि जो नहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल आपने ही उठाया था कि कठपुतली बन गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसीलिए ये तो बिल्कुल जग जाहिर था कि सारे काम जो भी है पीएमओ, तभी मैंने सवाल ये पूछा, वो सारे काम जो हैं वो कहीं और से, ये तो रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे सारे काम, या डायरेक्शन या पूरी गवर्नमेंट कहीं और से चल रही थी, वो ये तो जग जाहिर है, ये तो सारी बात जग, लेकिन पूरी गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट भी आता है, बिल्कुल आता है, इसीलिए मैंने सवाल बिल्कुल आता है। और मैं तो कह रहा हूँ ना इस बात को कि व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार, उनकी छवि जो है बहुत ईमानदार व्यक्ति वाली है और उस छवि पे आज तक कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन उस छवि को अगर बचाना है और ऐसी जो पूंजी जमा करी है सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, जो उन्होंने ईमानदारी की छवि, जो उनकी पूंजी है ये जो जमा करी है जिंदगी भर की कमाई, अगर ये सम्मान आने के बाद तबाह हो रही है तो उनको सच बता देना चाहिए। क्योंकि ये मानिए आप कि पूरी गवर्नमेंट का रिमोट कहीं और था, कौन खदान किसको देनी है, कैसे देनी है, ये साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ मनमोहन सिंह थे, बाकी कहाँ किसे ऑर्डर आता था ये सबको मालूम है। और यही पर सच पता करना है कोर्ट को भी कि कहाँ से ये गलती हुई या जानबूझ के करा, ये किसके कहने पे आपने करा। तो ये परतें खुलेंगी, धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी, और ये जब परतें खुलेंगी तब जो असली जो चेहरा जो सामने आएगा वो कांग्रेस की हालत जो खराब होगी उससे में होगी जी। और मेरा कहना जो चिट्ठी दी है, जो 2 चिट्ठियां गई हैं, देखिए इसमें जो 120 भी षड्यंत्र और 409 अमानत में ख्यालात, मतलब एक चिट्ठी किसी के आदमी ने दे दी और आपने हमारे देश की संपत्ति जिसमें राजेश जी का तो ये कहना है कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, इतना ना तिलमिलाए विपक्ष, इतना ना खुश हो, इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये राजेश जी का खुशी का विषय नहीं है, ये दुख का विषय। जैसे मुकेश जी ने भी कहा ये दुख का विषय है, कह रहे कि आप लोग चुटकी ले रहे हैं, नहीं चुटकी नहीं ले, चुटकी नहीं, तो कर्म है तो पाप तो सामने आएगा ही आएगा ना। लेकिन वो बात तो यही है ना कि ये किया जरा किसी का है, भुगत कोई और रहा, और वो बेचारा बोल नहीं पा रहा। अगर बोल दे किया जरा तो जो गवर्नमेंट उस समय चला रहा था, कौन, जो जयंती नटराजन ने जो बताया जी, माता और पुत्र, आप अच्छा नाम लेने में आपकी हिचकिचा रही है, इनकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। डंके की चोट पर आप बोल रहे हैं, नाम क्यों जयंती नटराजन ने डंके की चोट पे बोला, राहुल गांधी जी के ऑर्डर से ये काम होते थे, राहुल गांधी जी मना करते थे तो ये काम रोकने पड़ते थे। डंके की चोट में बोला इनकी मिनिस्टर ने क्या कर लिया, कहा उन्होंने, अब तो वो आपकी नेता हो गए, हमारी नेता थी जयंती नटराजन कहाँ है हमारी, माफ कीजिएगा। अरे वो उन्होंने क्या है, आपकी तरह नहीं है। आप जैसे आप कहते हो रिमोट कंट्रोल आपके यहाँ संघ है, पर्दे के पीछे जो काम करता है पूरा देश जानता है। आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा देश नहीं जानता है पर्दे के पीछे आपको कौन चलाता है। इनको देश जैसे आपके पास है ना, आप यही बता दो, आपने आप मुझे यही बता दो राज्यों से बाहर जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, 40 का आंकड़ा छू, 40 छोड़ो, ये जिंदगी में सजा देते हैं, अब देना है जुडिशरी ने, अब कोर्ट इनको सजा देगी। हम उसका सम्मान करते हैं जुडिशरी का, आपकी तरह नहीं है। आप ये बताओ आपने 108 रुपए में क्यों दिया, आप बताएं हमें क्यों दिया आपने। देखिए बहस का ना एक वो कोयले पे ही है, लाइन है वो कोयले पे ही है, कोयला ही आपने दिया 108 रुपए में। आप बता दें मुझे, 108 और 140 और 300 रुपए ये माइंस अलग अलग जगह जहाँ पे जितने की बिड आई है उतने में। अरे आपने कैसी बात कर दी कि एक कोयला दे रहे हैं आप 3000 के ऊपर 108 रुपए में, इतना अंतर नहीं होता है, ये इनको नहीं होता है। जहाँ पे जितनी बोली लगी है और देख रहे हैं आप, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ऑप्शन की प्रक्रिया हुई है, अलॉटमेंट नहीं हुआ। अगर कोई चीज हमारी नजरों में आती है तो हम उसको कैंसिल करेंगे ना, आज बोलो ना पार्लियामेंट में। ठीक है, आज ही बोला है ना कैंसिल करेंगे, जब आइए दिया ही बोलेंगे। और आप कह रहे हैं पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता है, एक आदमी को सिर्फ एक ही बोली लगाने आता है, पारदर्शिता है। आप बताएं, वाजपेयी जी का ये कहना है, जो कि विपक्षी बीजेपी लगातार सवाल अब से नहीं खड़े कर रही है, तब से खड़े कर रही है ये सवाल कि किया धरा किसी और का है, माँ बेटे का नाम दे रहे हैं, यानी कि माँ बेटा मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो रही है। तो इन पर प्रूफ है, कोर्ट में जाएं, पेश करें, इन पर प्रूफ है तो कोर्ट में जाए ना। आरोप तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन इनकी तरह गंदी राजनीति नहीं करेंगे। आप जब कोर्ट में मामला गया है तो प्रूफ के आधार पर बात करें, आरोप तो मैं भी कुछ भी लगा दूंगा,
ठीक है, एक बात तो आप स्वीकार कर रहे मुकेश हैं। आनंद जी ने बात करी, ठीक है, उससे मैं सहमत हूँ कि वो इन्होंने कही को कोर्ट में जो फाइल में कहीं काट दिया होगा। ये हो सकता है किसी अधिकारी ने, उनकी नॉलेज में ना हो, काट के कुछ और लिख दिया हो जैसे इन्होंने बताया कि, तो ठीक है, उसमें अगर कोई अधिकारी ने ऐसा करा है और अगर ऐसा है, ऐसा कोर्ट कब की कहा है? निगाह में अभी बताया है आपको, प्रक्रिया का काट-छाँट पालन हुई है नहीं कुछ। हुआ। काट-छाँट हुई है, बताया ना आपने ही। प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई किसी अधिकारी ने नहीं, करा एक है पॉइंट और उठाया और इसके वो साथ कि अधिकारी पे प्रक्रिया का फाइल है। पालन नहीं हुआ। राजेश जी, इस क्या? पर भी बात कीजिए कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ये देश जानता है, शायद आप भी जानते हैं। प्रक्रिया का पालन कैसे नहीं हुआ है? जो कानून है कि वहाँ का मुख्यमंत्री आपको जो जैसे बनाया है राजेश जी, सिस्टम से, सिस्टम अगर से आप चले। सही बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से जवाब दीजिए, अगर प्रक्रिया का पालन होता तो देश को नुकसान क्यों होता? इतने सस्ते कोल ब्लॉक आवंटन क्यों दे दिए गए? देश को जो मैं ये बता दूं, ना। प्रक्रिया जो मैं कह रहा हूँ, प्रक्रिया सिंपल ऐसी है कि अगर किसी चीज का ऑक्शन होना है, सरकारी संपत्ति का, बिल्कुल सबको जो- बुलाया जाता है तो उसमें। सबको ओपन से बुलाया जाता है, टेंडर बुलाया जाता है, ये एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया का पालन पारदर्शिता की, आप पारदर्शिता की बात हालांकि- ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, ये पहले पारदर्शिता से- बिल्कुल नजर नहीं आई है, पारदर्शिता बिल्कुल नजर नहीं आई है, और ये ठीक है, आप आवंटन नहीं होने ठीक है, दिया ये गया बात इनका। अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद आप स्वीकार कर ले इस बात को। हो सकता है आने वाले ठीक है। दिनों में देश स्वीकार चलिए कर लेगा इंतजार कर मनमोहन लेते सिंह हैं, निर्दोष है। इंतजार कर लेते हैं, इंतजार। पीयूष पंत जी, ये मामला अब से नहीं चल रहा है, काफी दिनों से सुर्खियों में है। कोर्ट ने तब भी सवाल उठाए थे, अब तो समन भेज दिया है, आरोपी के तौर पर पेश होना होगा। और सीबीआई भी कटघरे में थी, डायरेक्टर कटघरे में थे कि सीबीआई भी कठपुतली की तरह काम कर रही है, क्योंकि तब समय था पूछताछ करने का। क्यों, जाहिर सी बात है कि अगर छोटे लेवल पर पूछताछ हो रही है तो मुखिया से भी पूछताछ बनती है, क्योंकि उनके पास थी जिम्मेदारी, तब नहीं की गई। अब केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि सीबीआई को अपनी छवि सुधारनी है, तो सीबीआई भी आज अपने ढंग से काम कर रही है ठीक से, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ नहीं, देखिए ये तो होता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हर सरकार करती है जो केंद्र में होती है। तो पहले भी था, तो आपको याद होगा कि सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी उसमें, चूंकि यूपीए सरकार थी उस समय, बिल्कुल, और बड़ा पीएमओ का ऑफिस के नाम आ रहा था उसमें पूरा का पूरा। उसके बाद जो है कोर्ट ने सुमोटो ये इसको नोटिस किया, लिया, और उन्होंने जो है कि स्पेशल जो है इसमें एक कोर्ट बनाने की बात कही, और वो इन्वेस्टिगेशन फिर से करने की बात कही गई है इसमें। तो इसमें भाजपा का कितना हाथ है ये बात अभी सामने ऐसी नहीं है कि वो तो चूंकि कोर्ट का अपना ये मसला है, इसलिए कोर्ट ने कहा। लेकिन निश्चित रूप से सीबीआई कहीं ना कहीं दबाव में होती है केंद्र सरकार के। आपको याद होगा कि पहले वही जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिन्हा, तो उनके लिए तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो ये होता है, ये सभी जानते हैं कि कोई जो भी पार्टी आती है, जो भी सरकार केंद्र में होती है, उसके प्रेशर में सीबीआई होती है। भले कहें कि नहीं वो इंडिपेंडेंट काम करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो निश्चित रूप से वो दबाव बनता है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने कहा था कि भाई, कोर्ट ने ही कहा कि आप इसको जो है हम कैंसिल करते हैं, सरकार ने कहा कि भाई अगर कैंसिल करते हैं तो कैसे इतनी जल्दी होगा, फिर तमाम प्रोडक्शन रुक जाएगा, बिजली उत्पादन रुक जाएगा। तो लिहाजा कोर्ट ने कहा ठीक है आप ऑक्शनिंग करिए इसकी। ये सरकार ने कोई नहीं दिया, कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्शनिंग तुरंत करिए इसके, और उसके हिसाब से काम होगा, जो भी ऑक्शनिंग होगी जिसको उसमें जो बिड करेगा उसको मिल जाएगा। उस प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। अब इस प्रक्रिया में भी कोई अगर खामी हुई है, या इसमें कहीं कुछ जिसको फेवर किया गया है, या किसी को बिड करने से रोका गया है, ये बातें आगे आएंगी। लेकिन निश्चित रूप से सीबीआई, जहां तक आपने सवाल किया, तो निश्चित रूप से वो दबाव में रहती है। इसी दबाव के चलते हमने देखा कि क्लोजर रिपोर्ट उसने सबमिट कर दी थी, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से ये फिर से मामला खुला है, और अब वो जो है सीबीआई कोर्ट ने ये समन भी जारी कर दिया है। तो हमको ये मानना होगा कि अभी तक प्रक्रिया जो है वो निश्चित रूप से एक जो है फ्री, एक स्वतंत्र रूप से चल रही है, और इसमें कहीं कोई आशंका हमें नहीं दिखती है। अब ये बात है कि कोर्ट में मनमोहन सिंह को ये प्रूव करना होगा। अगर वो हाई कोर्ट से ये उसको सम्मन को कैंसिल नहीं करवा लेते हैं तो उनको आना होगा 8 तारीख को, और वह दलील उनके वकील देंगे, उसके हिसाब से फिर कोर्ट मामला तय करेगा। सर इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक लंबा वक्त गुजर चुका है। जाहिर सी बात है कि सवाल जिस तरीके से मुकेश आनंद जी ने भी उठाया कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, अगर होता तो शायद नुकसान नहीं होता। और ये बात भी सच है कि सरकार से जो कॉर्पोरेट हस्तियां हैं उनके अच्छे रिश्ते रहते हैं,
हो सकता है उस समय। लेकिन देखिए कोर्ट के परसेप्शन के ऊपर होता है। कोर्ट जो फैक्ट्स है उसके सामने पेश किए जाते हैं, उसके आधार पे वो बनाता है कि हाँ इसमें है कि नहीं। हो सकता है जो उच्च कोर्ट है, हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जाए तो वो उसको खारिज कर दे कि संबंध, इसमें जरूरत नहीं थी उनको बुलाने की, ये गलत बुलाया गया है। तो देखिए हर कोर्ट की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है और कोर्ट अपनी तरह से चीजों को देखता है। तो ऐसी संभावना से हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये विकल्प मनमोहन सिंह के पास है, जो कि वो उच्च कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट उनको राहत शायद दे दे और शायद न भी मिले। हो सकता है कि हाई कोर्ट एग्री करे कि नहीं सही तरीके से ये बुलाया गया, आपको सम्मान दिया गया है। ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी सारी अपील या उच्च कोर्ट से, उच्चतर कोर्ट से जो है उसको खारिज करवाने की उनकी जो कोशिश है, अगर वो खारिज हो जाती है, नहीं मिलता है वो फायदा उनको, तो फिर उनको जो है कि 8 तारीख को पेश होना होगा। उनको पहले अपने लिए जो है बेल लेनी होगी और उसके बाद जब उनके ऊपर ट्रायल, जब ट्रायल चलेगा तब उसमें आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट की बात आएगी। तब उनको ये सफाई देनी होगी कि आखिर वो उन्होंने गलती करी या किसी और के कहने पे ये गलती। जी मुकेश आनंद जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, इन केस जिस तरीके से सवाल उठते रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कि वो उन्होंने कठपुतली की तरह काम किया, इन केस वो अदालत में ये कहते हैं कि जी मैंने तो रोकने की कोशिश की, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं, मेरी बात नहीं मानी, तो वहां पर क्या प्रावधान बनता है? देखिए डिफेंस में जो एक्यूज है वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो उस समय के वहाँ के तथ्य होते हैं, क्योंकि कोई भी एक्यूज मानता नहीं है कि मैंने गलती की है, तो ये कोर्ट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी कहता है मैं बेकसूर हूँ, किसी और ने किया है। जैसे ए राजा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के कहने पे किया है, तो उस समय में उसकी बात की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। वो जो तथ्य हैं उसके सामने उसको झुठलाना पड़ता है कि कैसे ये जो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये जो चिट्ठी लिखी गई तो आपने इसको खारिज क्यों नहीं किया, इस पे क्या एक्शन लिए गए। और मैं एक बात बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि ये इंडियन जुडिशियरी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि किसी के भी पार्टी के फेवर में सीबीआई हो, वो अपनी इंडिपेंडेंस से काम करते हैं और हमें यहाँ जुडिशियरी को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को सम्मन भेजना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल जज ने हर बात को तौला होगा और ढंग से देखा होगा। इस स्टेज, चार्ज के स्टेज पे उनकी जिम्मेवारी बस इतनी है कि क्या इन तथ्यों के आधार पर ऐसी संभावना है कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर ये संभावना बनती है तो चार्ज बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है, समन बिल्कुल सही भेजा गया है। अगर कोई भी संभावना नहीं होती, जैसा कि दिखता नहीं है, क्योंकि ये राजा ने भी बोला था, नोटिंग भी है, चिट्ठियां भी हैं और सारी चीजें बाकायदा वहां कोर्ट में मौजूद हैं। प्रक्रिया ओपन ऑक्शन सही तरीके से नहीं ऐसे में ए राजा का बयान भी फिर ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल, जो को एक्यूज्ड होता है उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है और जो मनमोहन सिंह का बयान आएगा उसमें भी लोगों के नाम आ सकते हैं। इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। वो उन लोगों को भी समन भेजा जा सकता है, क्योंकि जो अक्यूज्ड होता है कोर्ट के सामने वही बताता है कि और भी कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है वहां पे कि आप ये बताएं कि क्या आप पे शक भी नहीं हो रहा। अगर 8 अप्रैल को आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अदालत में कोर्ट में नहीं जाते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये अगर होगा तो उनका तो क्योंकि कई बार बचने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं लोग। नहीं, वो बीमार हो सकते हैं, वो उसका वैध कारण बताना होगा। अगर वो बिना कारण तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, वो अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया जा सकता। ये तो सिंपल सी प्रक्रिया है, इससे कोई नहीं छूट सकता। आपको याद है केजरीवाल साहब भी एक बॉन्ड बेल नहीं लेने के चलते वो उनको भेजा गया था जेल में, तिहाड़ जेल में। तो वो तो एक आपको पेश तो होना ही पड़ेगा। पेश होने का मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, उस समन पे लिखा होता है कि या तो आप स्वयं आए या अपने अधिवक्ता के सामने पेश हो। अगर आप नहीं आ सकते उसका वैध कारण, यानी कि रास्ता साफ है। कोर्ट में अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचना है, अगर वो जानते हैं कि मैं ईमानदार हूं, कुछ नहीं किया है, तो उनको साबित करके दिखाना होगा। बिल्कुल, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चार्ज समन भेजा गया है वो कोई अपराध का सर्टिफिकेट नहीं है। वो सिर्फ इस बात के भेजा गया है कि इसे संभावना है कि इनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आज के डेट में वो कोई अपराधी नहीं है, उन पे अपराध की शंका है, उसके आधार पे चार्ज फ्रेम होता है, इसलिए उसके गिरने के हाईकोर्ट में चांसेस बहुत कम। तो उस शंका के आधार पर आपको पेश होना होता है और कोई भी इससे अबव नहीं है। आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो, गवर्नर और हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को एग्जेम्पशन है, सो लॉन्ग दे आर इन ऑफिस। तो अब देखा होगा मध्य प्रदेश के गवर्नर के खिलाफ भी हुआ है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बाकी लोगों को तो कोर्ट में जाके एक्सप्लेन करना ही होगा, और वो आप एक डेट के लिए नहीं जा सकते, 2 के लिए नहीं जा सकते। अल्टीमेटली आपको वहां पेश होकर अपने चार्जेस और राजनीतिक रूप से और एक अच्छे सिटीजन के रूप में भी कोर्ट के समन का आदर करना चाहिए, मेरे ख्याल से। मुकेश वाजपेयी जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, जिस तरीके से मुकेश आनंद जी बता रहे हैं कि अगर बचना है तो जाहिर सी बात है साबित करके दिखाना होगा।
और अगर नहीं करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फंसेंगे, क्योंकि बहुत सोच समझकर कोर्ट निगरानी रख रहा है, किसी की बात पर यकीन नहीं किया। और जिस तरीके से न्यायपालिका है उस पर भरोसा है देश को, क्योंकि वो न्याय उन्होंने निभाया है, उसको बिल्कुल उसको निभाया है, उस जिम्मेवारी को और बहुत बड़ी जल्दी नहीं किया है। जबकि सीबीआई को भी वॉच किया है कोर्ट ने, उसके बाद सीबीआई को भी फटकार लगी थी कि आपने क्यों पूछताछ नहीं की। अगर इतनी ही आप अपने काम को लेकर ईमानदार थे, पूछताछ करनी चाहिए, उसमें क्या है, पूछताछ आप कर सकते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। अगर आप ईमानदार हैं तो पूछताछ से क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर नहीं करते हैं तो फंसते हैं, और खुद को बचाना है तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर को साफ करना पड़ेगा ताकि विश्वास कर सके लोग। देखिए, मैं मुकेश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि कोर्ट कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करती है। कोर्ट तो जो चीजें उनके पास आई है ना, उस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये दोषी पहली नजर में लग रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने सीबीआई या पुलिस की तरह कोई इंक्वायरी नहीं करनी है, तो वो तो ये मान के चल रही है कि मुझे ये दोषी, कोर्ट को ये लगता है कि ये दोषी है। अब ये इसका जवाब तो मनमोहन सिंह को देना है कि नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, मेरे पास इस बात के ये सबूत है। क्योंकि 75 पेज के आज में एक उसमें शायद आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सारे नियम और कानून को ताक पे रख के हिंडाल्को को दिए गए। वही तो प्रक्रिया का मामला है। वो ये कोर्ट तो ये सब चीजें करने के बाद ही उनको सम्मन भेजा है। तो ये तो आने वाले टाइम में मनमोहन सिंह को बहुत मुसीबत आने वाली है, क्योंकि कोर्ट में कोई इंक्वायरी तो होती नहीं है कि इस इंक्वायरी में होगा या इससे पूछा जाएगा। ये तो सारी चीजें होने के बाद कोर्ट ने सम्मन दिया है। तो आगे चल के मनमोहन सिंह को कितना रिलीफ हाईकोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की फजीहत आज हो गई है। उनके टाइम के प्राइम मिनिस्टर को अगर कोर्ट सम्मन भेज रहा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और इसमें अब चाहे दोषी सोनिया गांधी निकले या वो निकले, वैसे भी पतली है लोकसभा चुनाव के बाद, सजा लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पापों की सजा लेकिन जनता में अब ऐसे में एक और ये मामला गया है तो जनता फिर माफ। मैंने बताया ना कि जनता तो इनके पापों की सजा दे चुकी है, अब तो कोर्ट की बारी है, कोर्ट सजा देगी। अब इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि जनता सब देख रही है। और हो सकता है जो ये बता रहे हैं पारदर्शिता की, जहाँ तक बात है, पारदर्शिता के लिए मनमोहन सिंह ने कहा था और मीटिंग में, पारदर्शिता में जो बीजेपी के जितने जहाँ जहाँ आवंटन हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, इन मुख्यमंत्रियों ने पारदर्शिता का विरोध करा था और बाकायदा रिटर्न में उसके लेटर हैं, वो भी कोर्ट को हम दिखाएंगे। गलत बात क्यों मानते हो आप? गलत ना, वो गलत है, वो भी आ जाएंगे कोर्ट में देंगे, वो कोर्ट में देंगे। आपने माना क्यों? ये दूसरा क्या है, ये हमारी बात करते हैं, स्टेट में जहां भी इन्होंने कोल का आवंटन करा है, स्टेट में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, इन्होंने क्यों नियम की धज्जियां उड़ा दी, 1 से 8 रुपए में दे दी। आज पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हम दोबारा वो करेंगे, जबकि ये कोर्ट में मैटर जा रहा है। कल इनके पास 1-2 दिन में सम्मन आने वाले हैं। मुझे ये बताइए, आप न्यायपालिका पर विश्वास तो रखते हैं ना? न्यायपालिका पर विश्वास है। अगर कोर्ट ने सम्मन भेजा है तो आंखें बंद करके तो भेजा नहीं होगा। कोर्ट ने सम्मन भेजा है, कोर्ट के सम्मन से दोषी तो करार नहीं हो जाते। नहीं, ये बात तो उठी नहीं है अभी, ठीक है, ये बात तो उठी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दूसरों ने भी किया है तो वो भी दोषी माने जाएंगे, उससे ये छूट नहीं जाएंगे। दूसरे के कहने पे आपने क्यों करा? नहीं, मान लीजिए दूसरों ने करा है तो वो भी दोषी मानी जाएंगे, इसमें शामिल होंगे वो। सीएम के कहने पे करा है, इससे ये छूट नहीं जाएंगे। अरे आप देखे तो रहो, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो तो होगा ही होगा। और मनमोहन सिंह बिल्कुल अच्छी छवि के जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं राजेश जी, विपक्षी ये भी सवाल उठा रहे हैं, विपक्षियों ने ये भी सवाल उठाया है कि जब तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुप है तब तक बहुत सारे लोग चैन की सांस ले रहे हैं। जिस दिन उनका मुंह खुल गया, जिस दिन उनकी जुबान खुल गई, उस दिन न जाने क्या से क्या हो जाएगा। देखो ऐसा है, विपक्ष का काम स्वाभाविक है ऐसा विरोध करना, और वो अगर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं बोलेंगे तो पॉलिटिक्स किस चीज की कर रहे हैं? वो तो बोलेंगे विरोध का काम दर्ज कराएंगे, अपने विरोध करेंगे ही। और विरोध में जिस तरह से ये निकल जाते हैं, सीमाओं को तोड़ देते हैं, तो देश देख रहे हैं, इस पर भी संयम बरतना चाहिए। ये उल्टा हो गया, मनमोहन सिंह निर्दोष हो गए, और जो मुख्यमंत्री ने जिनने चिट्ठी लिखी है, जिनने सिफारिश करी है कोल के लिए, अगर वो उन पर भी कोर्ट ने बुलाया और वो दोषी हो जाते हैं, पूरी इस स्थिति में क्या करेंगे? जब इतना सीएम पीएम से बड़ा तो नहीं होता है?
सीएम पीएम से बड़ा नहीं होता है। पीएम से बड़ा तो नहीं होता है। पीएम कोल जो ये पीएम के नाते संबंध नहीं किया है। अपनी डिसीजन तो नहीं लेगा। पीएम के नाते सीएम अपनी ओर से डिसीजन तो नहीं लेगा, फैसला अपने ऊपर। एक प्रक्रिया अगर सीएम को कोई बात मनमानी है तो जाहिर सी बात है कि उसको आगे एक कदम बढ़ना होगा। अरे आप देखिए, एक प्रक्रिया है, एक उन्होंने कितने दिन तक आवंटन नहीं होने दिया था सीएम ने। राजेश जी, आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, मुझे कोई काम करवाना है, जाहिर सी बात है कि वो मेरी अर्जी आप तक पहुंचेगी। आपके दस्तखत के बिना उसमें आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा काम नहीं हो सकता। उसमें एक कानून में प्रावधान है कि बिना उसके मतलब मुख्यमंत्री के सिफारिश के करने, मुख्यमंत्री जो सिफारिश करता है 2 नाम की करेगा, और वो 2 नाम की उन्होंने क्यों करी है? हो सकता है उन्होंने तीसरे को क्यों नहीं भेजा। चलिए, मेरे पास एक लास्ट 1 मिनट है और आखिरी कमेंट में पीयूष पंत जी से लूंगी। पीयूष पंत जी, ये सवाल उठ रहा है कि चुप्पी में शांति है, जिस दिन चुप्पी टूटी उस दिन तो कयामत आ जाएगी शायद। बिल्कुल, देखिए जो चुप रहता है वो जब वो अपना मुंह खोलता है तो भूचाल आता है। ये बहुत से इसके उदाहरण इतिहास में। और अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए जिसकी छवि है अगर मनमोहन सिंह की ईमानदारी की, तो वो कम से कम जो है कि किसी और के कर्मों के फल को जो है भुगतने के लिए नहीं तैयार होंगे, कि ताकि उनका जो अब अंतिम जीवन जो है जो बिल्कुल यही सवाल मैं अगला उठाने वाली थी। में जो है सी बात है, जीवन के अंत में वो एक ना तो उनका परिवार ऐसा चाहेगा और ना ही वो चाहेंगे कि जीवन के अंत में इतने बड़े बड़े आरोप उन पर लग जाए। तो लगता है मुझे, जैसा आप कह रही हैं, कि हो सकता है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, धमाका। जी हाँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर उभरकर सामने आएगी, क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद को बचा पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, क्या कुछ करेंगे, इंतजार करना होगा और फिर पता चलेगा कि इस केस में और क्या कुछ निकल कर आता है या फिर कोई और मछली भी फंसेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।